what amount of load will be giving to a machine which we are using. So capacity planning is concerned with defining the long-term and short-term capacity needs of the organization and determining how those needs will be satisfied. So capacity planning decisions are taken based on the consumer demand and it's merged with the human material financial resources of the organization. सबसे पहले तो कैपेसिटी प्लानिंग में व्हाट वी थिंक या व्हाट वी प्लान इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कंज्यूमर डिमांड. कंज्यूमर डिमांड के ऊपर क्यों बेस्ड होता है कि जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई भी चीज़ पीसना है इवन इन योर मिक्सर ग्राइंडर, तो अगर आपको कोई चीज़ पीसना है तो कितना पीसना है उसके पहले आपको पता है कि कोई चीज़ कितना बनाना है. अगर आप मान लीजिए कि आप कोई पाउडर पीस रहे हैं से आप अपने घर में कोई हल्दी हल्दी पीस रहे हैं, तो हल्दी की डिमांड कितनी है, कितनी हल्दी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से ही आप उसको मशीन में डालेंगे. तो सबसे पहला जो चीज़ होता है, सबसे फर्स्ट कंसर्न जो आपका होगा, वो यही होता है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर आपको मिल्क शेक बनाना है, तो मिल्क शेक बनाना है तो कितने लोगों के लिए बनाना है? तो वो कितने लोगों के लिए बनाना है दैट इज बेसिकली, अगर उसको आप बिगर टर्म्स में देखेंगे, इंडस्ट्रियल टर्म्स में देखेंगे, तो दैट इज मेनली द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. तो सबसे पहले तो हम कंज्यूमर के डिमांड को ध्यान में रखते हैं कि हम अपने कंज्यूमर के डिमांड्स को फुलफिल कर सके और उसके अकॉर्डिंगली हम नीड रिट्रीवल करते हैं. मतलब उसके अकॉर्डिंगली ही हम बताएंगे कि हाँ मुझे कितना कोई भी चीज़ जो बनाना है वो कितने क्वांटिटी में बनाना है. तो पहला चीज तो ये हो गया कि हमें कंज्यूमर के नीड्स को देखना है कि यस आई नीड टू मेक, लाइक आई हैव 4 किड्स एट माय होम और उनके लिए मुझे अगर मिल्क शेक बनाना है तो मुझे कितना बनाना होगा. 4 ग्लासेस बनाने हैं तो ग्लासेस का साइज कितना है, छोटा बड़ा, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान कर लिया पहले. और ये जो प्लानिंग होगी ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होगी कि हमारे पास उसको बनाने के लिए कितने ह्यूमन, कितना मटेरियल और कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस है. ह्यूमन मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर एक छोटा टर्म में देख लें, तो अगर आप मिल्क शेक बना रहे हैं और से सपोज आप बनाना मिल्क शेक बना रहे हैं या आप ओरियो मिल्क शेक बना रहे हैं, तो वहां पे यू विल सी हाउ मच, लाइक आपके पास मिल्क अवेलेबल है भी या नहीं. तो आप मिल्क भी चेक करेंगे, मतलब मटेरियल में भी आप मटेरियल में आप चेक करते हैं कि आपके पास मिल्क, शुगर, ओरियो या फिर बनाना आपके पास है या नहीं. आपकी, अगर आपको बनाना नहीं आता तो अगर आपकी मेड बना रही है तो वो मेड भी अवेलेबल है या नहीं. और ये सारी चीज़ों को अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है, अगर आपको बाय करना है तो आपके पास क्या उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है. उसी तरह से कंपनी के टर्म्स में देखेंगे तो इफ यू हैव प्लान्ड अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर, आपने कोई कैपेसिटी को प्लान किया हुआ है कि नहीं मुझे इस एक दिन में इतने टन का प्रोडक्शन करना है, या मुझे एक महीने में, मान लो कि इफ आई एम अ फर्म विच इज एंगेज इन मेकिंग गारमेंट्स, तो क्या मैं इतना गारमेंट इतने से एक महीने के टाइम में इतना बना सकती हूँ और नहीं बना सकती हूँ. ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होएगा कि मेरे पास कितना लेबर अवेलेबल है, मेरे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है और मेरे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. बिकॉज आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में. तो कैपेसिटी प्लानिंग में हम ये 3 चीजों का ध्यान रखते हुए कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी प्लान करते हैं. So capacity planning is carried out keeping in mind future growth and expansion plan, market trends and sales forecasting. सेल्स फोरकास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्स फोरकास्ट कितना होगा उसके हिसाब से आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं. और प्लस अगर आप एक इंडस्ट्री है आपकी, तो आप उसमें फ्यूचर ट्रेंड आपका क्या होगा, कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ही आप मशीन में अपनी कैपेसिटी बाय करेंगे. जैसे मान लीजिए कि आप एक फूड प्रोसेसिंग फर्म है, तो वो कितना फूड एक बार में प्रोसेस कर सकता है, उसके लिए आप अगर मान लीजिए आपकी प्लानिंग है कि एक दिन में मुझे 20 टन, अगर राइस प्रोसेसिंग मिल है और मुझे 20 टन की प्रोसेसिंग एक दिन में होनी चाहिए क्योंकि मेरा डिमांड भी उस हिसाब से है, तो आप 20 टन वाली मशीन खरीद लेते हो. और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डिमांड बढ़ने लगा है, तो क्या आपके पास वो स्कोप है कि आप उस मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा सकेंगे, या फिर आपको नया मशीन खरीदना पड़ेगा, या फिर आपने ओवर कैपेसिटी में मशीन खरीद ली, बहुत बड़ी वाली मशीन खरीद ली और अभी आप उसका यूज नहीं कर पा रहे.
तो कैपेसिटी प्लानिंग आपको फ्यूचर ग्रोथ, आपका पोटेंशियल, मार्केट ट्रेंड, एक्सपेंशन प्लान, सेल्स फोरकास्ट, इन सब का ध्यान रख करके ही करना पड़ता है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन टू द लेवल ऑफ डिमांड, आपका जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे, तभी आप इकोनॉमिकली वायबल बिजनेस रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट इज टू मैच द लेवल ऑफ ऑपरेशंस टू द लेवल ऑफ डिमांड। और ये डिमांड आप अपना जब सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं, मार्केट फोरकास्ट करते हैं, वहां पे आप उसको एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आपका डिमांड भी अगर आपने गलत एस्टिमेट कर लिया तो भी आप रॉन्ग कैपेसिटी प्लानिंग कर लेंगे। और अगर आपने मशीन्स उसके हिसाब से या फिर आपने करेक्ट कैपेसिटी प्लानिंग नहीं की तो आप मार्केट के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो बोथ द थिंग्स विल एग्जिस्ट टुगेदर, इसलिए आपको बहुत ध्यान से कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ती है। सो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू प्लान अ कैपेसिटी? तो कैपेसिटी प्लानिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उसके इम्पोर्टेंस को इनहेंस करते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कैपेसिटी आपका। लेकिन स्पेसिफिकली what is more important thing, या what is one should be concerned about capacity planning is there should be sufficient capacity to meet customer demand in time। कहते हैं ना, right quantity at right time, ये आप एट टू द राइट कंज्यूमर, ये सर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर को जब जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज उस टाइम पे मिल पाए, ये आपको एज अ मैन्युफैक्चरर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, अगर आप नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा। तो वहां आपका एग्जिस्टेंस बना रहे, आप अपने कस्टमर्स के डिमांड को फुलफिल कर सकें, उसके लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। और ये सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट तभी अवेलेबल होगा जब आपने प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग करी हो। Capacity affects the cost efficiency of the operations also, because cost efficiency, अगर आपने ओवर प्रोड्यूस कर लिया तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, अगर आपने अंडर प्रोड्यूस किया है तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कैपेसिटी को हम वॉल्यूम बाय और आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम के हिसाब से उसको डिपिक्ट करते हैं। कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसे नॉर्मल टर्म्स में आप देखेंगे तो 1 घंटे में आपका मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। जैसे कि 20 यूनिट्स पर आवर, या फिर 20 यूनिट्स पर मिनट, उसके हिसाब से हम उसको टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, आउटपुट बाय टाइम के हिसाब से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो कैपेसिटी अफेक्ट्स द शेड्यूलिंग सिस्टम। आप जब शेड्यूलिंग प्लान करेंगे तो अगर आपने कैपेसिटी प्रॉपर नहीं करी हो तो आपने शेड्यूल भी प्लान नहीं करा होगा प्रॉपर। तो कैपेसिटी क्या करती है, आपके शेड्यूलिंग के सिस्टम को भी इफेक्ट करती है कि क्या चीज हमें कब करना है। इसके लिए हमें पता ही होना चाहिए कि कस्टमर का डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से ही हमें सारी चीजों को अरेंज करना है। बिकॉज शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, हम रूट बेसिकली डिफाइन करते हैं कि क्या चीज हम पहले करेंगे, कौन सा स्टेप हमारा पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और एग्रीगेट प्लानिंग करती है या फिर एग्रीगेट प्रोडक्शन करती है वो, तो एग्रीगेट प्रोडक्शन में कैपेसिटी उसके शेड्यूलिंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी। बिकॉज अगर वो बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ बना रही है तो कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कम है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपने कैपेसिटी को अरेंज करना पड़ेगा। तो शेड्यूलिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है कैपेसिटी प्लानिंग। प्लस कैपेसिटी क्रिएशन रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट। आप अचानक से आपकी नींद खुली और आप अचानक से याद आया कि अरे मुझे आज तो बहुत सारा ऑर्डर मिला है, तो लाइक कि मैं चली जाती हूँ एक मशीन खरीद के ले आती हूँ। वैसा नहीं होता है। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, आपकी जो मशीन्स है, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप जो लेबर यूज कर रहे हैं, जो फिनेंसेस लगा रहे हैं, वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, वो आपका फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप रॉन्ग कैपेसिटी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत हेवीली इफेक्ट करेगा। आपका जो पूरा बिजनेस है उसमें कैपेसिटी प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है बिकॉज आप क्या है, आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी
उसके अकॉर्डिंगली ही आपने मशीन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। तो एनीथिंग wrong planning, anything going wrong into capacity planning will affect the amount of investment required into the business. So आप इन्वेस्टमेंट जब भी प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी में, वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। सो कैपेसिटी प्लानिंग में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, और उसके हिसाब से ही आपको कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ती है। 5 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी मतलब एक ही मशीन है, उसमें 5 तरह की कैपेसिटी होती है। तो वो क्या होती है 5 तरह की कैपेसिटी? ऐसे बोलने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लेट्स सी क्या होता है वो। तो सबसे पहले होता है डिजाइन कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी ऑफ अ फैसिलिटी इज द प्लान्ड और इंजीनियर्ड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर नॉर्मल एंड फुल स्केल ऑपरेटिंग कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस में आपकी मशीन कितना आउटपुट निकाल सकती है पर यूनिट ऑफ टाइम, उसको हम डिजाइंड कैपेसिटी कहते हैं, जिसके लिए उसकी इंजीनियरिंग हुई है। मतलब कि अगर आपको किसी ने मशीन बेचा है, जैसे कि आप प्रिंटर के केस में आप देखते होंगे, प्रिंटर में लिखा होता है 280 पेजेस इन वन कैटरेज। लाइक आप अपने प्रिंटर में एक बार एक कैटरेज लगा दिए तो उसमें आपको 280 पेजेस या 1280 पेजेस निकाल सकते हैं प्रिंट। लेकिन एक्चुअली में आप 1280 पेजेस नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए जो कंडीशंस होता है बहुत डिफाइंड होता है। उसी तरह से आप जब इंजन, कार के इंजन में बताते हैं ना, कार का माइलेज जो बताते हैं 25 किलोमीटर पर लीटर, तो दिस 25 kilometer per liter is what it is the capacity, it is the capacity planning which we do for the car। तो वहां लेकिन ये उसके साथ टर्म एंड कंडीशन बहुत सारा लिखा होता है कि किस कंडीशन में इतना माइलेज आपको मिलने वाला है। तो वो जो 25 किलोमीटर पर लीटर है, दैट इज बेसिकली डिजाइन कैपेसिटी। उसके बाद आता है सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द सिस्टम, वर्कर्स एंड मशीन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एज एन इंटीग्रेटेड होल। देखिए, जब भी कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं तो मशीन की कैपेसिटी तो हो सकती है कि उसकी कैपेसिटी हो कि 200, मान लीजिए चिप्स पैक करने की कोई मशीन है कि वो चिप्स के पैकेट को पैक करती है, तो उसकी जो कैपेसिटी है कि वो हो सकता है कि 500 पैकेट इन 1 आवर वो पैकिंग कर सकती है वो मशीन। लेकिन वो मशीन की कैपेसिटी है उतनी, लेकिन उसके साथ भी तो बहुत सारे चीजें हैं जो उसमें अटैच हो सकती हैं। जैसे कि कौन सा जो वर्कर इन्वॉल्व है, वो पता चला 5 बार उसने मशीन को ऑफ ही किया है और वो उसको कहीं जाना है तो कभी घूमने जाता है, कभी टी ब्रेक ले लेता है, कभी कुछ करता है। तो जो लेबर इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मशीन के ऊपर। प्लस मशीन की नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है कि वो 500 पाउचेज एक बार में पैक कर सकता है, लेकिन मशीन में विदरिंग टीयरिंग भी हो सकता है, मशीन में ब्रेकडाउन भी हो सकता है, मशीन में ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक आपको जो यूज करना था प्लास्टिक पैकेजिंग के टाइम में, आपने वो प्लास्टिक यूज नहीं करा और कोई दूसरी क्वालिटी का प्लास्टिक आपने यूज कर लिया, जिसकी वजह से मशीन हो सकता है कि स्लो हो गया। आप मशीन यूज कर रहे हैं, बीच में करंट चली गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सिस्टम कैपेसिटी मेनली वो डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमम आउटपुट वो निकाल सकता है वो मशीन, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट योर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो टेकिंग मशीन वर्कर इन अ होल, उसके बाद जो सिस्टम की कैपेसिटी निकल के आती है उसको हम सिस्टम कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, मिक्स, ब्रेकडाउन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हो सकता है कि डिजाइन कैपेसिटी हमारा 500 था, लेकिन सिस्टम कैपेसिटी हो सकता है कि हमारा 410, 430 ऐसे ही कुछ हो जाए। उसके बाद होता है लाइसेंस कैपेसिटी। लाइसेंस कैपेसिटी मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम आप किसी मशीन से आउटपुट निकाल सकते हैं या अलाउड कितना है। जब उसमें रेगुलेटरी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी एक कैपेसिटी फिक्स करती है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाइए, बहुत सारी ऐसी इंडिया में ही बहुत सारे प्लेस है, जैसे आप शिमला मनाली वगैरह में आप चले जाएंगे तो वहां पे उन्होंने रोड पे ब्रेकर्स लगा के रखे हैं और रोड पे उन्होंने
मीटर्स लगा के रखे हुए हैं, चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है, आप अपना जो स्पीडोमीटर है उसी को देखिए तो आपको पता चलेगा आपकी गाड़ी के जो स्पीड की कैपेसिटी है, स्कूटी या फिर आप सपोज करो कि आप कोई बाइक चला रहे हो और इनसे 500 सीसी बाइक या 350 सीसी बाइक है, तो उसमें आराम से आप 140, 130, 160 किलोमीटर या मतलब उसकी स्पीड से जा सकते हो। किलोमीटर स्पीड का क्या होगा, पर सेकेंड, ठीक है, या पर मिनट या पर आवर, हाँ पर आवर 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप स्पीड निकाल सकते हैं गाड़ी में और आराम से जा सकते हैं। ठीक है, आपके जो डिजाइन कैपेसिटी आपके स्पीडोमीटर में दी हुई है कि आप 210 की स्पीड से भी चल सकते हैं। आपकी सिस्टम कैपेसिटी है कि आप 140 तक जा सकते हो, उसके बाद आपको डर लगने लगता है। आप 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन लाइसेंस कैपेसिटी क्या होता है कि जब आप उन रोड पे चलेंगे और जैसे ही आप 60 से ज्यादा एक्सीड करें वैसे ही आपको फाइन लग जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर आप एक्सीड किए रोड पर तो आपको आगे चल के कोई पुलिस वाला होगा जो रोक लेगा और रोक करके आपसे बोलेगा कि भैया आपकी स्पीड ज्यादा थी, चलो आप फाइन भरो। ठीक है, तो दिस इज लाइसेंस कैपेसिटी। और लाइसेंस कैपेसिटी मतलब ऑथराइज्ड कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं या कितना ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हैं, उसका लिमिटेशन अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी आपको अगर वो लाइसेंसिंग करती है कि इतना ही आप कर सकते हैं, तभी तब आप क्या करेंगे, आपको उतना ही करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा उससे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई आप हो सकता है कि आप 24 घंटा आप अपनी फैक्ट्री को चला सकते हैं और 24 घंटे में आप अ, एक 24 घंटे में मान लो 200 पैकेट की पैकिंग करते हैं, तो अपने 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लिया कि भाई मेरे पास लेबर है, हम दिन रात काम करवा लेंगे और उससे हम उसके अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि भैया आप 6 बजे के बाद अब अपनी फैक्ट्री खोल के नहीं रख सकते, तो क्या होगा, फिर आप अब काम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज लाइसेंस्ड कैपेसिटी। उसके बाद आता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज कैपेसिटी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हमने जो प्लांट की इंस्टॉलेशन के टाइम में जो कैपेसिटी हमें बोला गया था दैट इज मेनली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो बोला हुआ, और उसके बाद हमने एक फिक्स कर दिया ना कि हाँ आपकी मशीन इतने पे चलेगी। जैसे मान लो वही आपका सेम स्पीडोमीटर, आपकी स्कूटी, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए स्कूटी खरीदी, आपके लिए बाइक खरीदी, आप बाइक आपको मिल गया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्होंने फिक्स करा दिया कि किसी भी हालत में 80 किलोमीटर पर आवर के से ज्यादा आपकी स्कूटी नहीं जाएगी। तो मशीन उसमें फिक्स करा के दिया जा सकता है। तो जैसे कि आप रैपिडो वगैरह को अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पीड लिमिट किया हुआ रहता है कि आप इससे ज्यादा तेज आप नहीं चला सकते। तो इंस्टॉल कैपेसिटी में होता है कि जितना आपको इनिशियली मिला है कि इतनी कैपेसिटी के साथ ये मशीन रन कर सकती है, दैट इज इंस्टॉल कैपेसिटी। एंड रेटेड कैपेसिटी होता है कैपेसिटी बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट established by actual trials and is referred to as rated capacity। एक्चुअली में वो कितना मशीन वो निकाल सकती है रेटेड करके, बार बार उसको चला चला के, जब हम जैसे कहते हैं ना उसकी लैब टेस्टिंग करके जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हम उस मशीन से निकाल सकते हैं उसको हम रेटेड कैपेसिटी कहते हैं। तो अगर आप पूरे में देखेंगे तो जो मेन कैपेसिटी प्लानिंग में जो चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है या फिर जिसके हिसाब से आप पूरी प्लानिंग करेंगे वो होता है सिस्टम कैपेसिटी एंड रेटेड कैपेसिटी। तो दिस इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। और जब आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्लानिंग में इट इन्वॉल्व्स स्ट्रैटेजीज। तो देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी करनी है। मुझे आज का ऑर्डर है वो फुलफिल करना है और मुझे सालों भर का प्लान करना है या 2 साल का प्लान करना है, 3 साल का प्लान करना है। कि क्योंकि हर दिन जा जाके तो हम मशीन नहीं खरीदने वाले, क्योंकि मशीन खरीदना ही नहीं, उसके साथ उसका स्पेस, उसका रख रखाव, उसका बहुत सारा कॉस्ट होता है जो इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब भी आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं
तो उस समय लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ेंगी और शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ेंगी। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज में आप लॉन्ग टर्म में मार्केट प्लान चेक करते हैं, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसको बेसिस पे लेकर के आप लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपके आउटपुट में लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी। जैसे मान लो कि आप एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, तो कंस्ट्रक्शन फर्म है, आपको अभी में जो आपको डिमांड आ रहा है कि नहीं मुझे आपको लगता है कि आपके 20 घर बिक सकते हैं, लेकिन ये आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है कि मेरे 20 घर बिकने वाले हैं या 20 घर की बुकिंग है तो हम 20 घर बनाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमने एक पूरा एक टाउनशिप टाइप का एरिया डेवलप किया कि ठीक है अभी मेरा शॉर्ट टर्म में ये 20 घर इस साल में बिकने वाला है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि आई कैन डेवलप अ टाउनशिप एंड आई कैन गो फॉर सो मेनी स्मॉल लाइक बिल्डिंग्स जहाँ पे हम डाउन द ईयर 4 years में 5 years में आई कैन डेवलप एन इंटायर टाउनशिप, और हो सकता है कि उसमें जो हमारा प्लानिंग है वो मोर देन 1200 हाउसेस का हो जाए। तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, कितना लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं और कितना शॉर्ट टर्म में आप देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के बेसिस पे यू डू कैपेसिटी प्लानिंग। और मेनली शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो कि डे टू डे या फिर सीजनल आप कह सकते हैं प्लानिंग उसको कहते हैं, जिसमें कि हम 4-5 चीजों का ध्यान रखते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में या फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग होराइजन में डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सीजनल फ्लक्चुएशंस के या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स के। ठीक है, उसके बेसिस पर हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी में जो चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है वो होती है इन्वेंट्री, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कितना बैकलॉग है, कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एम्प्लॉयड हमारा ट्रेंड है या नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं या नहीं, एंड प्रोसेस डिजाइन। तो क्या होता है इन्वेंट्री, लेट्स सी। इन्वेंट्री होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ड्यूरिंग द स्लैक पीरियड टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग द पीक पीरियड। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी में आपके पास जैसे मान लो कि आपके पास अचानक से बहुत सारा ऑर्डर्स आ गया, अचानक से ऑर्डर्स आ गया, तो अचानक से अगर ऑर्डर आ जाता है तो उस समय आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लो एक दिन या एक महीने में आपके पास कोई नया ऑर्डर आ गया है कि नहीं मुझे ये चीज फुलफिल करना है। जैसे मान लो आप एक मोमेंटो बनाने वाली कंपनी है, मोमेंटोज बनाते हैं या फिर आप प्राइजर्स वो शील्ड वगैरह बनाते हैं, तो अचानक से आपको ओलंपिक्स का ऑर्डर मिल गया, आपने पहले नहीं बनाया था कुछ, ओलंपिक्स मतलब ठीक है ओलंपिक्स नहीं हो सकता, एक स्मॉल लेवल का स्टेट लेवल का आपको एक गेम्स का मिल गया कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पूरा मोमेंटो आप सप्लाई करोगे। आप एक छोटे सप्लायर हैं और एक बार में आपके पास 1000 की कैपेसिटी रहती है कि आप 1000 लोगों को 1000 मोमेंटो निकाल सकते हो एक महीने में, लेकिन आपके पास अचानक से आ गया कि आपको 6 दिन के अंदर में आपको 3000 मोमेंटोस देना है, तो व्हाट विल यू डू? या फिर आपको 10 दिन का टाइम मिला है उसमें आपको ये 3000 मोमेंटोस देने हैं, तो क्या करेंगे आप, कैसे उसको फुलफिल करेंगे? वहां पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रैटेजी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या चेक करेंगे कि आपके पास पुरानी मतलब आपके पास रखा हुआ स्टॉक कितना है, जिसको कि अगर डिमांड अगर आपका पीक हो गया तो उस समय आप कैसे उसको अगर आप उस स्टॉक को यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ज्यादातर आप सारे भी जितने भी बिजनेसेस होते हैं सब में आप देखेंगे कि हर कोई चाहता है कि उनका जो पुराना स्टॉक है वो निकल जाए, कोई भी स्टॉक फिनिश गुड का स्टॉक नहीं रखना चाहता है। तो इन्वेंट्रीज के केस में मेनली जब आप शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो पुराना स्टॉक रहता है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और जब भी हमारा डिमांड पीक करता है हम सोचते हैं कि बस उसको हम पहले जिससे निकाल सके वो निकाल सके। तो हो सकता है कि हमारे पास जो भी स्टॉक है हम उसको उस वक्त ऐड ऑन करके और उसको निकाल ले और उसको भी एक डिजाइन में दिखा सके कि यस दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन एंड यू शुड टेक इट। उसके बाद आप देखते हैं व्हाट इज द बैकलॉग। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटेजी में बैकलॉग भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यूरिंग पीक पीरियड द विलिंग कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड टू वेट एंड देयर ऑर्डर्स आर फुलफिल्ड आफ्टर अ पीक डिमांड पीरियड। जब बहुत ज्यादा कोई चीज का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, जैसे आप दिवाली के वगैरह का केस देखिए, इंडिया में दिवाली के टाइम में कार की बुकिंग बहुत ज्यादा होती है,
कार की बुकिंग बहुत ज़्यादा दिवाली के टाइम में होने से बहुत बार आप देखेंगे, लोगों से अगर आपने बात करी होगी या आपने सुना होगा, तो दिवाली में हम सब गाड़ियों की बुकिंग करा लेते हैं और गाड़ी हमें मिलती है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। हमने बुकिंग करा ली बस उस वक्त। क्यों? क्योंकि हम जो कार मैन्युफैक्चरर है वो दिवाली के लिए 4 महीना पहले वो उतने लोगों को हायर करेगा सिर्फ कि 4 महीने में आप उतनी गाड़ियां बनाओ, उसके बाद फिर हमें जरूरत नहीं है तो निकाल देते हैं। तो वैसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म डिमांड कि दिवाली है तो हमें काफी पीक में कोई चीज को देना है कि नहीं, बहुत सारा डिमांड बढ़ गया। एक सेलर के पास, एक एक शोरूम के पास हो सकता है कि मारुति की एक ही डिजायर अगर उसको खरीदनी है तो उसके पास कैपेसिटी है कि 5 महीने में 5 बेचता है। अचानक से उसके पास जो ऑर्डर्स आ गए हैं वो 15 कार्स के आ गए या 20 कार्स के आ गए। और इसी तरह से सभी जितने भी शोरूम वाले हैं उनका उसी तरह से डिमांड जो है अगर उसको एक साथ मिला लेंगे तो एक ही बार मारुति के ऊपर काफी प्रेशर पड़ सकता है। तो वो उसको कैसे हैंडल करती है, वो इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। उसी के बाद एम्प्लॉयमेंट का लेवल वो क्या रखती है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो इमीडिएटली आर वी गोइंग टू हायर पीपल, या फिर डिमांड नहीं है तो आर वी गोइंग टू फायर पीपल। हायरिंग एंड फायरिंग, बोथ थिंग्स आर पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। Hire additional employees during peak demand and lay off employees as demand decreases. हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जब हमारा पीक डिमांड है, तो क्या हम लोगों को तुरंत हायर करने लगते हैं, और अगर हमारा डिमांड स्लगिश हो गया, अगर हमारा डिमांड डिक्रीज हो गया, तो क्या हम ले ऑफ करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, hiring firing is part of short term capacity strategy. Employee training, develop multi skilled employees through training so that they can be rotated among different jobs. Multi skilling helps as an alternative to hiring people. आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों को मल्टी स्किल करते हैं, तो मल्टी स्किल करने से क्या होता है कि उसको बहुत सारा काम आता है। तो अगर मान लीजिए कि पीक आवर बढ़ता है तो क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं। आप न्यू लोगों को हायर करते हैं या फिर अपने ही लोगों को इस हिसाब से आपने ट्रेन कर रखा है कि वो एक ही आदमी 2-3 काम कर सकता है। तो ये आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तभी आपको डिजाइन करना पड़ता है कि यू विल हैव मल्टी स्किल्ड पीपल, या फिर आप हायरिंग फायरिंग करने वाले हैं, या फिर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? ड्यूरिंग पीक पीरियड हायर द कैपेसिटी ऑफ अदर फर्म्स टेम्पररी टू मेक द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। जब आपके पास कोई डिमांड बढ़ गई है तो उस समय आप क्या करेंगे, आप नए लोगों को हायर कर सकते हैं। अगर आपने हायर किया तो उसके लिए फिर आपको अपने पेरोल के हिसाब से उनके साथ काम करना पड़ेगा। आप उसी टाइम में दूसरा आपके पास स्ट्रैटेजी होता है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि आप दूसरे फर्म्स को अपना काम दे दे, कुछ कुछ काम बांट दे कि भाई तुम भी थोड़ा सा ये कर दो, तुम थोड़ा वो कर दो। तो वो सब मिला करके फिर आप उसको फाइनली अपने जो परचेजर है उसको आप दे देते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब होता है कि आपने अपने पास लोगों को हायर नहीं किया, आपने दूसरों की कैपेसिटी को यूज किया, और उस समय उस कैपेसिटी को यूज करके आपने अपनी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल कराने में हेल्प करी। एंड प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन में चेंज जॉब कंटेंट बाय रीडिजाइनिंग द जॉब। अभी जो पूरा जॉब है, जैसे था एक बंदा था उसको सिर्फ पैकिंग करनी थी, मान लो मोमेंटो उसकी सिर्फ पैकिंग करता था। अभी हो सकता है कि उसको पैकिंग भी करना है, उसको सामान जाके शिपिंग भी करनी है, उसके साथ और भी उसको 2-4 काम दे दिया गया। जो पूरा जॉब डिजाइन है, प्रोसेस डिजाइन में हम डिजाइन करते हैं कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजों को भी आप रीडिजाइन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटी स्ट्रेटजी जो कि आपको कैपेसिटी प्लानिंग में करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग।